हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हर दिन एक नए मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी कड़ी में मेरे साथ साहित्यकार श्री किशन प्रणय जी हैं। किशन प्रणय जी से जानेंगे साहित्य लिखना इन्होंने कब से प्रारंभ किया और साहित्य से क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं। साथ ही इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, ये किस व्यवसाय से जुड़े हैं, इन पर हम बखूबी इनसे बात करेंगे। किशन प्रणय जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका और एसटीएन का कि आपने मुझे आमंत्रित किया। किशन जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं, आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, आप किस क्षेत्र से है और साहित्य के प्रति जो आपकी जागरूकता है वो कब से है। हाँ बिल्कुल। वैसे तो क्या है कि मैं मूल रूप से तो मेरा जो परिवार है जी। वो उज्जैन में महिदपुर करके एक उपखंड है, तहसील है जी। तो वहाँ पे एक गांव है, वहाँ से हम लोग कोटा की तरफ आए, दादाजी आ गए थे जी। तो जब दादाजी आज से 25-30 साल पहले, मतलब मेरे जन्म से थोड़ा सा पहले, मैं अभी 31 का हूँ तो शायद 32-33 साल पहले कोटा आ गए थे। तब से हम कोटा में ही हैं और पिताजी का भी यहीं पे फिर उसके बाद कारोबार रहा। तो मेरा जन्म तो वैसे उज्जैन में हुआ क्योंकि हमारे उसमें ननिहाल में माँ को पहला बच्चा जो होता है वो ननिहाल में, तो वहाँ मेरा जन्म मंदसौर उज्जैन के पास में मेरी मम्मी का भी गांव है तो वहीं हुआ, पर जन्म से फिर कोटा ही रहना हुआ मेरा। तो जो लालन पालन है वो पूरा जन्म से ही कोटा में ही है और यहाँ पे जो परिवार था वो वहाँ रहा मुख्य रूप से। तो कोटा का ही माने मुझे, आप राजस्थान से ही बिलोंग करता हूँ वैसे। प्रणय जी, आप का शिक्षा के जो शिक्षक रहे आप, है ना, तो कब से आप शिक्षक हैं और उसके बाद कब आपने साहित्य की तरफ अपना रुख किया। पहले तो मेरा मन था कि मैं आर्मी में चला जाऊँ, मैं जाना चाहता था। एनडीए मैं पास आउट था उस समय, 17.5 साल की उम्र में मैंने एनडीए क्लियर किया था। पर फिर उसके बाद में मेरा रहा कि आर्मी में, और थोड़ा सा वहाँ पे झुकाव होने के बावजूद भी मुझे कुछ उस समय की ऐसी प्रेरणाएं मिली कि मैं साहित्य से जुड़ा। 11th में मैंने अंग्रेज़ी साहित्य लिया, उसके बाद हिंदी से बराबर मेरा रिश्ता रहा। फिर घर में भी एक दादाजी जो हैं वो थोड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान है, तो वो कबीर के भजन सुनना, तो वो बचपन से ही एक वो रहती है कि पोएट्री जो कविता है, जो कबीर के दोहे हुए, किसी भी तरीके के गाने हुए, अध्यात्म वाली कोई ऐसी चीज़ जो गा के, मीरा की हो गई, कोई किसी की हो गई, तो उससे मेरा वैसा जुड़ाव रहा। तो फिर मुझे लगा कि समय भी मिलना चाहिए इन कामों के लिए। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि मैंने 11वीं या 12वीं के आसपास ही ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे कहीं ना कहीं साहित्य की तरफ जाना है। अब साहित्य एक ऐसा कर्म है, लिखना या लेखन करना, कि उसमें आप देखोगे तो इतना, मतलब लिख के कोई आदमी अभी पैसे कमा रहा, वो अभी का ट्रेंड तो चल रहा है, पर जैसे पुराने साहित्यकारों को भी आपने देखा है तो साहित्य को एक ऐसा इतर वर्ग कार्य समझा जाता है। मतलब वो मुख्य धारा में, जो आमदनी की मुख्य धारा है, उसमें साहित्य आना अभी भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बहुत फेमस लेखक हैं जिनको कुछ मिल पाता होगा, वरना बहुत सारे साहित्यकार। तो मैंने सोचा कि शिक्षक का जो कर्म है, एक तो वो समाज से जुड़ा हुआ है और समाज कहीं ना कहीं साहित्य से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम समाज से जुड़ेंगे तो समाज की उन समस्याओं को और उन चीज़ों को अनुभूत कर पाएंगे, तो साहित्य में एक बड़ा योगदान मिलेगा। तो शिक्षा से बच्चों से जुड़े, बच्चों के साथ उनके अभिभावकों से, समाज से, और इस तरीके से मेरी थोड़ी सी इसमें
मजबूती आई साहित्य में, जो अनुभूति करने की जो वो थी उसमें मजबूती दी मुझे शिक्षा कर्म ने। तो मेरा मूल उद्देश्य ये रहा शिक्षक बनने के। प्रणय जी, आप को साहित्य लेखन की प्रेरणा किससे मिली और कौन प्रेरणा स्रोत रहे आपके? बचपन में रविन्द्रनाथ टैगोर को जब राष्ट्रगान गाया जाता था तो मुझे बहुत आकर्षित करता था। मैं सोचता था ये इतनी अच्छी कविता लिखी किसने, क्योंकि राष्ट्रगान एक कविता ही है एक तरीके से तो देखें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जब नाम सुना, फिर उनके बारे में मैंने शायद 9वीं में पहली बार 2-3 उनकी और कविताएं पढ़ी। बाद में उनके बारे में जान के इतनी बड़ी जिज्ञासा और इतना बड़ा आश्चर्य ये भी था कि उस समय उन्होंने नोबेल, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार उनको मिला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो पुस्तक थी वो पढ़ी। वो अध्यात्म से थोड़ी जुड़ी हुई थी और कबीर और इन सब के रास्ते वही थे अध्यात्म के। तो मैं गीतांजलि से काफ़ी ज़्यादा वो रहा प्रभावित, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी मेरे मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे। बाद में तो कई कवि जो मेरे सामने आए, तुलसीदास जी को खूब पढ़ा। तो उस तरीके से अगर माने एक ही किसी इंसान का नाम लिया जाए तो उनको मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पहले बोलूँगा। किशन जी, आप यहाँ हाड़ौती से जुड़े, यहाँ भी कई अच्छे वरिष्ठ साहित्यकार हैं जी। किन किन वरिष्ठ साहित्यकारों का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने लेखन के लिए आपको अग्रेसित किया? हाँ बिल्कुल, मेरी जो शुरुआती जो सेवा काल मेरा जो शुरुआती रहा शिक्षक कर्म का, तो वो सुल्तानपुर कस्बे में रहा। सुल्तानपुर में मैं करीबन 6 वर्ष तक वहाँ रहा। वहाँ एक बड़े अच्छे साहित्यकार हैं CL सांखला जी, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मेरा पहला जो संपर्क हुआ हाड़ौती में इसमें तो उनसे हुआ, और उनके ज़रिए मैं फिर अंबिका दत्त जी से मिला। और अंबिका दत्त जी भी बहुत प्रख्यात साहित्यकार हैं राजस्थानी के, उनको सब जानते हैं। अंबिका दत्त जी का बहुत मार्गदर्शन मिला। फिर विजय जोशी जी हुए, और जितेंद्र निर्मोही जी हुए, अतुल कनक जी हुए, कई साहित्यकारों को जिनका मैं नाम भी अभी याद नहीं आ रहे, पर बहुत सारे हाड़ौती के 50-60 से अधिक वरिष्ठ साहित्यकारों का मेरे ऊपर आशीष रहा। और एक हाड़ौती भाषा में लिखने की जो प्रेरणा मुझे मिली, क्योंकि इससे पहले मैं हिंदी में मेरी 2 पुस्तकें आई थी, तो हाड़ौती की प्रेरणा के मुख्य स्रोत ये लोग रहे। तो ऐसे जुड़ा हुआ था। किशन जी, आपने किस किस विधा में लिखा और अब तक कितना लिख चुके? मूल कर्म तो मेरा कविताओं का रहा, क्योंकि मुझे शुरू से कविताएं आकर्षित करती रही। पर बीच में फिर एक उपन्यास मैंने लिखा हाड़ौती में, और एक उपन्यास जो है वो मेरा मालवी भाषा में भी आया है। क्योंकि मैंने आपसे बताया कि उज्जैन का मैं रहा हूँ और उज्जैन से मेरा पूरा परिवार है, तो मालवी में भी उपन्यास लिखा। कथेतर गद्य में एक पुस्तक लिखी। तो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में मैंने पुस्तकें लिखी, और अब तक मेरी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी, जिसमें से 6 मैंने हाड़ौती के लिए ही लिखी है। तो मैं अधिकतर कर्म जो है वो राजस्थानी या हाड़ौती में करने की सोच के बैठा। 3 पुस्तकें मेरी हिंदी में हैं और एक मालवी में मैंने लिखी है। बाल साहित्य में भी अभी एक जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी से मेरी एक पुस्तक आई है अभी। किशन जी, जो आप बाल साहित्य की बात कर रहे हो, बाल साहित्य पे बहुत कम लिखा जा रहा है जी। आपने जो बाल साहित्य लिखा उसमें क्या बच्चों को सीख दी है? मैंने क्या है कि ये कार्य योजना पिछले 6-7 साल से बना रखी थी। विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र करके एक ग्रंथ लिखा था बड़ा, उसकी कहानियाँ, उसकी कविताएं हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसकी कविताएं मुश्किल से मिल रही थी, कहानियाँ तो थी। तो मैंने छोटे बच्चों के लिए उन कहानियों को छोटी कविताओं में कन्वर्ट किया, रूपांतरित किया, और बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्म में उन कविताओं को मैंने लिया और बच्चों के लिए वो पुस्तक इंट्रोड्यूस करी। तो वैसा रहा। किशन जी, जो आप बाल साहित्य लिख रहे हो जी, तो बच्चों को वास्तविक में इस बाल साहित्य से सीख मिलेगी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य चल रहा है, उसमें कई बाल साहित्य का कई रूप देखने को नहीं मिलता। जी। तो इसमें आप बच्चों को
क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी भी सर कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारे जो पाठ्यक्रम में भी बहुत सारी स्टोरीज जो कहानियाँ जो ये चल रही हैं, उन कहानियों से बड़े बच्चे, और अभी आप YouTube पे देखो कितना अच्छे तरीके से वो YouTube पे गा के प्रेजेंट करके उन चीज़ों को, हो क्या रहा है कि हमारे पास अच्छे लेखक होंगे ना तो ये गीत भी बहुत अच्छे आएंगे। पुरानी चीज़ों को हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं से हमारे जो देश की जो एक वो जुड़ाव, जो एक वो संस्कृति जो बची हुई है ना, जो पंचतंत्र हुई, ऐसी कथाओं को, ऐसी चीज़ों को, महाभारत में भी बच्चों को छोटी कविताओं के रूप में महाभारत के कुछ अंश लाने पड़ेंगे, वो देने पड़ेंगे, तब जाके बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, मतलब थोड़ा उनमें रुचि बढ़ेगी। हम बच्चे क्या हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके मन में आप जैसा पोषित करोगे ना वैसा हो जाएगा। अभी के समय पे अपने अधिकतर कार्टून्स और इनकी पर हम देखते हैं, जब हम बचपन में थे तो हमें छोटी छोटी कविताएं शिव मंगल सिंह सुमन की, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर में, तो इस तरीके से हमें वो याद है। अभी के बच्चों को कविताएं कम याद रह पाती हैं, उनसे पूछ लो तो वो मछली जल की रानी वैसा कुछ है। तो अभी हम चाहें कि बच्चों को अच्छे वृतांत से अच्छी तरफ से जोड़ा जाए, मतलब उस तरफ लिया जाए। किशन जी, आपने उपन्यास भी लिखा जी, गद्य, तो क्या समाज को आपने संदेश दिया उस उपन्यास से? एक उपन्यास जो मैंने अभी लिखा है वो अब खाया का रींगटा, उसमें अभी की जो जनरेशन है हमारी, जो अभी की पीढ़ी है, और जो सरकारी महकमा है, उसमें आप देखोगे कि सरकारी महकमे में जो बाबू या जो भी पदस्थ अधिकारियों में तो चलो वो मान गए, पर जो थोड़े से निचले तबके के कर्मचारी जो होते हैं, तो उनमें और अभी की जनरेशन में, क्योंकि अभी कंप्यूटर वाली जनरेशन है, अभी उन लोगों को काम एडवांस चाहिए, वहाँ मांगे जाते हैं कागज़। अब वो एक कागज़ नहीं मिले उसके चक्कर में वो लड़का जितना पढ़ा, जितना उसने, चलो उसने IAS का एग्ज़ाम पास कर लिया, अब उसका मूल निवास नहीं मिला, तो फिर बहुत बड़ा व्यंग वहाँ पे खड़ा हो जाता है। वो कहता है यार किस तरीके से, मतलब मैं कभी, मतलब उसमें कुछ व्यंग हैं, ऐसे व्यंग हैं कि जैसे एक बार एक जो उसमें एक पात्र है वो किसी बाबू के पास जाता है, वहाँ पे वो कहता है कि भाई एक सर्टिफिकेट है जो अविवाहित का है, तो वो अविवाहित का सर्टिफिकेट बनवा के दे देता है, पर सरकार एक और सर्टिफिकेट मांगती कि 2 संतान से कम होने चाहिए आपके। तो जब वो अविवाहित का दे चुका है तो वो 2 संतान वाला क्यों देगा? पर बाबू साहब कह रहे हैं कि नहीं, कागज़ पूरे करो वरना नौकरी नहीं लगेगी। तो अब वो लिखवाता है कि मैं अविवाहित हूँ और मेरे 2 संतान से अधिक नहीं है। तो ये थोड़ा एक ह्यूमर क्रिएट होता है। तो ये ऐसी कोई समाज में थोड़ी सी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हमें हमारे सरकारी महकमे को भी उतना एडवांस करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर IIT में जा रहा है, वहाँ पे किस तरीके से वो हो रहा है। और वैसे अभी जो शिक्षा नीति और सारी चीज़ें चल रही है ना, उनसे तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। ग्रेडिंग अपने आप कंप्यूटर से कंप्यूटर, और अब तो ठीक है, बहुत हद तक अब सही हो चुका है जी। किशन जी, आपने कौन कौन सी आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई और अब कौन सी आने वाली है? सर मेरी सबसे पहली जो पुस्तक थी वो बहुत हुआ अवकाश मेरे मन, ये गीति काव्य था, इसमें कुछ गीत थे। फिर बरगद में भूत, फिर उसके बाद तत्पुरुष, पंचभूत, और अंतरदश, सोहनी रात, धूजता हाथ, अब खाया का रींगटा, मालवी में जो है गाम पर गाम ने मोसर, और जो अभी ये जो जंगल ने फिर खोली आंखें, जो पंचतंत्र वाली जो अभी आई है। तो इस तरीके से ये 10 पुस्तकें हैं। और अभी आगामी पुस्तक जो मेरी है वो भ से भगत करके है, क्योंकि भगत सिंह की विचारधारा को अभी के युवा जो है वो क्रांति के रूप में ऐसा है कि तोड़ फोड़ देंगे, सब ये कर देंगे क्योंकि भगत सिंह। पर हम देखेंगे जब उसमें उस पुस्तक में भगत सिंह की विचारधारा है, आप एक 23 साल के लड़का, 22 साल का, और जब वो पत्रकारिता में थे तब तो 19 साल के थे वो, तो अब वो पत्रकारिता कर रहे हैं 19 साल के। आज हम 35-40 साल तक भी पत्रकारिता करने की, क्योंकि सर का तो बहुत अनुभव रहा है कि इनमें और उसमें, तो हम ये देखें कि पहले हमने ज्ञान कितना अर्जित किया है। हम फांसी पे चढ़े, हम लड़े, सब करें, लेकिन उतना इंटेलिजेंट भी तो होना चाहिए ना आदमी को, वैसा प्रभाव होना चाहिए आपके पास में शब्दों का और जानकारियों का। तो वो अब एक पुस्तक जो भ से भगत है वो पूरी आइडियोलॉजी पे है, उनकी प्रतिवेदन है, और युवाओं के लिए मुख्य रूप से कि हम क्रांति को उस तरीके से नहीं लें, हम पढ़ के
कुछ करके जब उतना रिस्पॉन्स दे सके ना, तब ऐसी चीज़ों को करने के लिए विद्रोह मचाएं। किशन जी, आपकी उम्र अभी 31 साल है जी और किताबें जो लिखी वो लगभग आधी आप लिख चुके हैं। जी शिक्षक आप हो जी समय आपके पास कम रहता है जी उसके बावजूद आपने इन पुस्तकों का जो लेखन किया जी। वह किस तरह आप समय का मैनेज करके चलते थे अपने जीवन में? ये शिकायत मेरे घर वालों को बहुत रही है, मैं घर पे बहुत कम समय दे पाता हूँ और अधिकतर मेरा काम पढ़ाने के बाद लिखना ही होता है। मेरी ऐसे ज़्यादा वो जो संपर्क है वो भी ऐसे लोगों से ही है कि वो ज़्यादातर लेखक हैं। तो पर मेरे दोस्तों में, मेरे परिवार में कोई लेखक और कवि नहीं है। ये बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने एक उस पर कविता भी लिखी। तो हुआ क्या कि जो ये समय है ना, ये मेरे घर वालों का वो रहा मेरे साथ सपोर्ट। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए इतना टोका नहीं। उन्होंने कहा कि भाई तू कर सकता है, और मैंने किया वो। तो समय के लिए मैं अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा वैसे कहूँगा सर कि वहाँ से मुझे मिला है समय। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि मैंने इधर उधर छुप के, आराम से सफिशिएंट समय दिया है उन्होंने, और खूब मैंने उस समय का उपयोग किया है। अगर मैं रोज़ 10 लाइनें भी लिखता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं घर वालों के उस समय को इतना यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ। किशन जी, आपने गीत भी लिखे जी। हमारे दर्शकों को अपना गीत सुनाए। बिल्कुल। ये गीत है, ये नवगीतों की श्रेणी में आता है। अभी जो नई हिंदी में तो नवगीत करके एक सेगमेंट चला है। पहले जो गीत चलते थे उनसे थोड़ा ऐसा टेक्सचर है कि आप नई समस्याओं को कैसे उजागर करते हो। किसने कहा तुम्हें मत जाओ उस अनजाने देश, किसने कहा तुम्हें मत जाओ उस अनजाने देश, जहाँ शिलाएं लिए खड़ी है किसी प्रेत सावेश, किसने कहा तुम्हें मत जाओ उस अनजाने देश, जहाँ मुग्ध हैं झरने सारे शोणित की धारा ले, जहाँ वसंत में पतझड़ बैठा उपवन को सारा ले, टूटे सूखे सांप से लिपटी लता लिए परिवेश, किसने कहा तुम्हें मत जाओ उस अनजाने देश। एक है इसका अंतिम बंद सुनाता हूँ, 2 और है पर। जाओ पथिक तुम अथक निरंतर, पथ की धूल चुभेगी, जब बारिश चिड़चिड़ी हुई जहरीला चुंबन लेगी, दृश्य छील ना दे आँखें जब देखो छद्मी भेस, किसने कहा तुम्हें मत जाओ उस अनजाने देश। ये बहुत बढ़िया। किशन जी, आप इस युग में, हाँ जी, मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो साहित्य के क्षेत्र में? सर साहित्य के क्षेत्र में बस इतना मैं कहना चाहता हूँ अभी के समय पे थोड़े मेरा युवाओं से तो ये है ही कि सब चीज़ें ठीक है, मतलब हम एक तकनीक की तरफ जाएं, विज्ञान की तरफ जाएं, हम बहुत सारी बुलंदियों को हासिल करें, हम जा ही रहे हैं, चंद्रयान, सूर्ययान, मंगलयान सब कर ही रहे हैं, पर कहीं ना कहीं साहित्य जो है उन्होंने हमारी धरोहरों को बचाया है शुरू से। हम लोगों को हमारे जो अंतर संबंध हैं समाज से वो स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है साहित्य ने। और जब तक हम साहित्य को पोषित नहीं कर पाएंगे हमारे बच्चों में भी और हम में,
तब तक हम जो भारतीयता है उससे हम कहीं ना कहीं कट जाएंगे। हमारा ये जो आप देखोगे सारा साहित्य, रामायण देख लो, कुछ भी देखो आप, हमारे यहाँ पे जितनी पुस्तकें, ये सब बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े लेखक जो रहे हैं, इन्होंने एक कोई ना कोई संदेश दिया है। राम से कोई संदेश मिला है तो कृष्ण से मिला है। तो हमने हर युग में, हर कालखंड में हमने वो संदेश आगे पहुंचाया है। अगर हम इस समय रुक गए और विज्ञान के चक्करों में और इन सब चीज़ों में, ठीक है हम वहाँ जा रहे हैं, पर उस वजह से अगर हमने ऐसे लोग खो दिए जो साहित्य को आगे पोषित कर सकते थे, तो फिर हमारे लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए भी ये दुखद होगा कि हम एक पीढ़ी ऐसी जो आने वाले समय पे पुस्तकों से विमुख हो जाए, वो नहीं देखना चाहेंगे। मतलब कोई नहीं देखना चाहेगा, सब चाहेंगे कि हमारी धरोहरें अगले उसमें सौंपी जाए, क्योंकि बहुत बड़ा कर्म सौंपा गया है। हमारे देश पे इतने जो भी समय हमारा गुजरा है, वहाँ से लेके हम आज तक हमारे कानों में वो कथा चलती आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने बचाया, उनके माता पिता ने बचाया। तो वैसे हम भी साहित्य को पोषित करें, युवाओं के लिए मुख्य रूप से ये संदेश है मेरा। किशन जी, पहले जो साहित्य लिखा जाता था जी, उससे जो कविताओं से गाने बनते थे फिल्मों में जी, आज वो कई धूमिल हो गए हैं। बिल्कुल सर, है ना। यानी साहित्य का जो कह सकते हैं कुछ भटकाव सा आ गया। आज समय परिवर्तन है जी, लेकिन वैसा साहित्य जो देखा गया वो आज भी जीवंत है। जो बहुत बड़े साहित्यकारों ने गाने लिखे फिल्मों में, आज 100 वर्ष से भी ज़्यादा वो चल रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है कि किस तरह का साहित्य समाज को परोसा जाएगा? जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हो, पुराने जो लोगों ने जो गीत लिखे वो जीवंत इसलिए रहे क्योंकि उनकी जो अनुभूति थी उन गीतों की, वो हर आदमी को होती थी। जैसे कोई गीत ऐसा किसी ने लिखा, शाहिर ने लिखा, इंदिवर ने लिखा, किसी ने लिखा, तो उसकी अनुभूति आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, और आसपास के हर इंसान उस प्रेम तक, उस करुणा तक, उस मतलब कोई भजन भी हमारे पहला आया है तो वो भजन भी हमें करुण कर देता था। और मुझे ही नहीं, वो एक ऐसा पूरा ऑरा लेके चलता था कि वो आसपास की हर चीज़ को उसमय कर देता था। अभी के जो गीत और अभी की जो बहुत सारी चीज़ें वो केंद्रित हो चुकी हैं, वो किसी ना किसी के बिछोड़ पे, पहले के बिछोड़, पहले वाले जो वृतांत होते थे वो आपको देखो कि अभी तक भी, पर अब वाली जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा दैहिक है। मतलब हम देखेंगे यथार्थ में स्थूलता आ चुकी है। मतलब वो एक तो अभी हमें, तभी तो मैं कह रहा हूँ वो पुराना साहित्य जब वापस आएगा और जब अभी के लोगों को उतना संजीदा करेगा, तब जाके हम कुछ संजीदा चीज़ें लेके आ पाएंगे। और मैं तो मानता हूँ कि आने वाली जनरेशन जो समझ रही है अभी, वो लेंगी उसको। किशन जी, आपकी साहित्य के प्रति सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? जैसे कोई आपको पुरस्कार या कोई और पुरस्कारों की अभी तो सर देखो मेरा अभ्यास चल रहा है ना साहित्य का। मैं कभी पुरस्कारों और इनके लिए कभी लिखना ऐसा, पर हाँ मुझे अभी पिछले 2 वर्षों से मैं वो साहित्य अकादमी, जो केंद्रीय साहित्य अकादमी जो अपनी है दिल्ली की, उसमें 2 वर्षों से मेरी राजस्थानी की पुस्तकें वहाँ नामांकित की जा रही है। और वहाँ नामांकित होना भी बहुत बड़ी बात है कि भाई वो उस पुरस्कार के लिए मेरी पुस्तकें पूरी राजस्थान से लेखक वहाँ पे भेजते हैं। पिछले वाली में तो 3 पुस्तकें नामांकित थी एक साथ। तो मुझे कहीं खुशी होती है कि कुछ लोग जो हैं वो साथ हैं और वो अपने यहाँ की हाड़ौती भाषा को और राजस्थानी को दिल्ली तक पहुँचा रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी की बात होती है कि वहाँ तक हम जाते हैं। पुरस्कारों में एक यहाँ पे राजवैद्य, उनका अपने विश्वामित्र दादीज करके, उनके पिताजी की स्मृति में एक पुरस्कार जो दिया जाता है, वो मुझे उन्होंने, लाइब्रेरी ने मुझे हिंदी सम्मान पदक दिया हुआ है, राजकीय लाइब्रेरी ने। ऐसे ही मतलब ऐसे ही कुछ हैं 5-6, पर मैं उनका जिक्र कम करता हूँ, है ना। तो वैसे कोई इतनी उपलब्धि मेरी ये है कि मैं आप लोगों तक हूँ और आप मुझे बुला रहे हैं, ये मेरी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो आपकी ये है कि इतनी कम उम्र में आपने कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा पुस्तकें समाज को साहित्य के रूप में दी है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं हम भी। धन्यवाद। किशन जी, आपने हाड़ौती भाषा में भी गीत लिखे? जी लिखा है सर। तो हम जाते जाते हमारे दर्शकों को एक चंबल का किनारा कविता को शीर्षक है। कमु जद भी चंबल किनारे जाऊँ छूँ,
चंबल ने न देखूँ, देखूँ छूँ उनका किनारा ने। एक अजीब सो सन्नाटो रह छे उनका किनारा पर। यो सन्नाटो वशोई छे जैसा सोया हुआ आदमी को गड़ो घोटती टाइम रहे छे सन्नाटो, उनका छटपटावा को पूरा कमरा में। चंबल छटपटावो छे और फेंके छे अपनी टांग्या। उनकी सांस में भर जाओ छे मरा पड़ा सड़ता मिनक के डील की बांस। उनका किनारे ऊभी दैत्याकार चिमना सु खड़बा वाली धस। उनका कान फाटे छे बंदूका की गूंज सु और मसीना का गरनाटा सु। पण वा कोई न खेवा आपणो दुख, बस अपना दुख ने लेर काटती रहे छे किनारा पर ऊबा सख्त पहाड़ का तड़ा और समाती जाओ छे धरती में चुपचाप चुपचाप। मारा खून में कदी आयरन की कमी न हो, मारा खून में चंबल बह छे। था मने कतरोई ठोको, कतरोई तपाओ, मुँह उफ न करूँ। चंबल को पानी पीर कतराई मिनक गारासू तलवार बन गया या बन गया बंदूक। चंबल के किनारे कई तलवारा पड़ी छे, कई बंदूका पड़ी छे। चंबल कदी न सोव, उन श्राप छे जागबा को और देखबा को अपना किनारा। साची बात तो या छे कि चंबल कदी न बोले, उनका किनारा ही मचाता रहे छे कोराम, उनका किनारा ही मचाता रहे छे कोराम। ये थे किशन जी प्रणय, साहित्यकार। छोटी उम्र में इन्होंने समाज को साहित्य के रूप में बहुत कुछ दिया। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और STN का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।